That's Mike, News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार देगा। अनलिमिटेड रेजिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं किसी अमेरिकी नागरिक जैसी मिलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा। इसका सीधा असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। ये बदलाव जल्द लागू किए जाएंगे। अमेरिकी H-1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी। ये कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है। सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। इसके बाद चीन का नंबर आता है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर यह कदम अपनी नई अप्रवासन नीति के तहत उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि गैर अमेरिकी लोग अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. Mr. President. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। पीएम मोदी गुजरात के एक दिन के दौरे पर भावनगर पहुंचे। वहां उन्होंने एयरपोर्ट से जवाहर ग्राउंड तक रोड शो किया। पीएम ने यहीं से भावनगर के साथ ही सौराष्ट्र और गुजरात में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का भी वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डॉक, बेलार्ड पियर और मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल नाम दिया गया है। इसकी लागत 556 करोड़ रुपए आई है। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है। पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई का समुद्री इतिहास बेहद समृद्ध है और ये टर्मिनल भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे पहले मैं गुजरात की पावन भूमि को सत सत सादर नमन करता हूं। इस धरती से भारत ने अपने समुद्री इतिहास की शुरुआत की थी और आज
गुजरात की धरती पर मैरीटाइम सेक्टर में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहा है। आज का दिन भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है। समुद्र से समृद्धि के आज के कार्यक्रम में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ आज हम भारत को ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर बनाने के संकल्प। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए जवान के शहीद होने की खबर है। ये मुठभेड़ दूदू बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवाह में सोजधार के जंगलों में हुई। शुक्रवार शाम सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां छिपे जैश के 2-3 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से ड्रोन और खोजी कुत्तों से लैस फोर्स आतंकियों की तलाश में भेजी गई है। आतंकियों की तलाश में एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में भी चलाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गयाजी पहुंची। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति के लिए 3 विशेष कक्ष बनाए गए। इनमें से एक में राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ पिंडदान किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी विष्णुपद मंदिर पहुंचे। उन्हें मंदिर के अंदर छोड़ने के बाद राज्यपाल वापस लौट गए। वीवीआईपी दौरे के कारण मंदिर और आसपास का इलाका कड़े सुरक्षा घेरे में रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवी मुंबई के पास घनसोली में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का दौरा किया और बुलेट ट्रेन के शिलफाटा सुरंग ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में लगी कई तकनीक भारत में ही विकसित की गई हैं। अब कई मशीनें निर्यात भी होने लगी हैं। ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। मुंबई से ठाणे के बीच में जो क्रीक है उसके नीचे से, समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 4.8 किलोमीटर का, उसका आज टनल में ब्रेक थ्रू हुआ है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पे जो पुल बन रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साबरमती में जो टर्मिनल है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। और जो महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे जी की सरकार थी परमिशन दिया नहीं था, उसके कारण जो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हुई, वो देरी को भी मेकअप करने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें। ओवरऑल साथियों, इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन और स्थानीय सांसद प्रियंका वाड्रा के साथ केरल के वायनाड में एक कार्यक्रम में शामिल हुए।
वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि कल हमने जो कुछ पेश किया वो बिल्कुल साफ सबूत था। कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर उन फोन नंबरों की जानकारी मांगी है जिनका इस्तेमाल इस वोट चोरी के लिए किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बात की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक की सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं। See, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof. Right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Alabama. We are going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori. And चुनाव आयोग चुनावी सिस्टम को साफ सुथरा बनाने के लिए रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की लिस्ट से ऐसे दलों को हटा रहा है जिन्होंने 6 साल से लगातार कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। साथ ही ऐसे राजनीतिक दलों को भी लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव तो लड़े लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 तक के बीच अपने चुनावी खर्च आयोग के पास जमा नहीं कराए। आयोग ने बताया कि ऐसे 559 राजनीतिक दलों की पहचान की गई है जिन्होंने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में अपना वार्षिक चुनावी खर्च आयोग के समक्ष जमा नहीं कराया, लेकिन इन्हें बाहर करने से पहले संबंधित राज्यों के सीईओ के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट बेड़ा 26 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। 62 साल की सर्विस के दौरान इसने 1971 युद्ध, करगिल और कई मिशंस में अहम भूमिका निभाई। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी जाएगी। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। MiG-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज की गति से भी तेज उड़ सकता है। फाइटर जेट की आखिरी 2 स्क्वाड्रन राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात हैं। इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे और वो तब रहेगा जब सभी नागरिकों को वोट का अधिकार मिलेगा। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता आंकड़े देकर बात करें तो चुनाव आयोग को उन्हें सम्मान के साथ जवाब भी देना चाहिए। कभी लोग कट जाते हैं नाम, ये लोग जुड़ जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइज वे में करने की बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जो राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने बहुत मेहनत करने के बाद में ये निकाले डाटा कर्नाटका के 1,02,50 वोटों का, कल जो बताया 6,000 से अधिक वोटों का। इलेक्शन कमीशन में अगर निष्पक्षता होती तो बहस में कभी नहीं पड़ता। मैंने कभी देखा नहीं इतिहास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी नेता से, जब सत्ता में हम पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में हम थे, तो वाजपेयी जी, अडवाणी जी लगा के, मुलायम सिंह लगा के कितने लोग जो थे विपक्ष में थे। कभी आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी भी इलेक्शन कमीशन से उनसे इस प्रकार से सवाल जवाब किए क्या? आप एफिडेविट दो। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news